हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में मैं आपके साथ वोकेबलरी वर्ड्स ना शेयर करके ईडियम्स या फ्रेजेस या फिर एक्सप्रेशंस जो कि न्यूज़पेपर में आती हैं या न्यूज़पेपर में हमें पढ़ने को मिलती हैं, वही फ्रेजेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही आपके साथ इन सभी फ्रेजेस के सिनोनिम फ्रेजेस भी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट फ्रेज है हॉट वाटर। हॉट वाटर का मतलब होता है विश्वास योग्य होना, भरोसे लायक होना, सच प्रतीत होना, सही होना, उचित होना, मान्य होना या तार्किक होना। मतलब जब कोई आर्ग्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन या स्टेटमेंट या फिर रीज़न के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं कि वो रीज़न या आर्ग्यूमेंट या एक्सप्लेनेशन विश्वास योग्य है या मान्य है, तब वहाँ पर हम हॉट वाटर फ्रेज का यूज़ करते हैं। इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। इफ़ अ रीज़न, आर्ग्यूमेंट और एक्सप्लेनेशन होल्ड्स वाटर, इट इज़ ट्रू, लॉजिकल एंड वैलिड और रीजनेबल। मतलब जब हम किसी रीज़न, आर्ग्यूमेंट या एक्सप्लेनेशन के लिए होल्ड वाटर वर्ड का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो रीज़न, आर्ग्यूमेंट या एक्सप्लेनेशन सच है, लॉजिकल है या वैलिड है, मतलब कि मान्य है या रीजनेबल है, यानी कि सही है। सिनोनिम वर्ड्स होती हैं इसके कैरी वेट, रिंग ट्रू, बियर स्क्रूटिनी, बी प्लॉजिबल, बियर एग्जामिनेशन और बी साउंड। ये सभी फ्रेजेस हैं जिनका मतलब होता है कि भरोसे लायक होना या मान्य होना या तार्किक होना या सच प्रतीत होना, मतलब कि ऐसा लगना कि वो सही है या वास्तव में ही वो सही हो। एग्जाम्पल्स है इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल है हिज आर्ग्यूमेंट डजंट होल्ड वाटर बिकॉज इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन इमोशंस नॉट ऑन फैक्ट्स। उसका तर्क मान्य नहीं है क्योंकि यह सब भावनाओं पर आधारित है, तथ्यों पर नहीं। मतलब वो जो आर्ग्यूमेंट कर रहा है वो सही नहीं है या मान्य नहीं है क्योंकि जो वो तर्क कर रहा है वो सारा इमोशंस पर आधारित है, फैक्ट्स पर नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल है द ज्यूरी कन्विक्टेड हर बिकॉज हर स्टोरी जस्ट डिडंट हॉट वाटर। जूरी ने उसे दोषी ठहराया क्योंकि उसकी कहानी भरोसे लायक नहीं थी या मान्य नहीं थी। नेक्स्ट फ्रेज है ऑन द वेन। ऑन द वेन का मतलब होता है कमज़ोर होना, क्षीण होना, उतार पर होना, घटना या कम होना। इफ़ समथिंग इज़ ऑन द वेन इट मीन्स द थिंग इज़ बिकमिंग वीकर और लेस। मतलब अगर किसी चीज़ के लिए हम ऑन द वेन फ्रेज का यूज़ कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ कमज़ोर हो रही है या कम हो रही है या घट रही है। सिनोनिम वर्ड्स होती हैं इसके ऑन द डिक्लाइन, ऑन द वे आउट, डेइंग आउट, टेपरिंग ऑफ, ऑन इट्स लास्ट लेग्स और एट इट्स लोएस्ट एब। ये सभी फ्रेजेस हैं जो ऑन द वेन फ्रेज के सिनोनिम वर्ड्स हैं जिनका मतलब होता है कमज़ोर होना, क्षीण होना या कम होना या घटना। एग्जाम्पल्स हैं इसके नाउ अ डेज डिसिप्लिन इज़ ऑन द वेन अमंग द स्टूडेंट्स दैट शुड बी कंट्रोल्ड बाय दियर पेरेंट्स एंड टीचर्स। आजकल छात्रों के बीच अनुशासन कम हो गया है जिसे उनके माता पिता और शिक्षकों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है आफ्टर द इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल ड्रग डीलिंग द एक्टर्स पॉपुलैरिटी इज़ ऑन द वेन अमंग हिज फैंस। मतलब नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में शामिल होने के बाद अभिनेता की लोकप्रियता अपने प्रशंसकों के बीच कम हो गई या घट गई है। नेक्स्ट फ्रेज है द डिम एंड डिस्टेंट पास्ट। इसका मतलब होता है धुंधला अतीत, पुराना समय या बहुत पहले। मतलब कि बहुत पहले का समय जिसे याद करना भी मुश्किल होता है या इतना पुराना समय होता है कि वो याद कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वो धुंधला चुका होता है हमारी मेमोरी में। अ टाइम दैट इज़ सो फार इन द पास्ट दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर और दैट इज़ नॉट क्लियरली रिमेंबर्ड। मतलब एक ऐसा समय जो पास्ट में बहुत पहले हुआ होता है या बहुत पहले बीत चुका होता है जो कि याद करने में मुश्किल होता है या क्लियरली हमें याद नहीं होता है। तो उस समय को बताने के लिए हम द डिम एंड डिस्टेंट पास्ट फ्रेज का यूज़ करते हैं। सिनोनिम वर्ड्स होते हैं इसके द ओल्ड डेज, द ओल्डन टाइम्स, वे बैक,
फार ऑफ, डेज ऑफ योर और बायगॉन टाइम्स। ये सभी फ्रेजेस होती हैं जो द डिम एंड डिस्टेंट पास्ट के सिनोनिम होती हैं, जिनका मतलब होता है पुराना समय या बहुत पहले। एग्जाम्पल्स हैं, आई यूज्ड टू इंजॉय वॉचिंग मूवीज इन द डिम एंड डिस्टेंट पास्ट बट नाउ आई डोंट हैव टाइम इवन टू रिलैक्स। मैं धुंधले और पुराने समय में फिल्में देखने का आनंद लेता था, लेकिन अब मेरे पास आराम करने के लिए भी समय नहीं है। मतलब मैं बहुत पहले, जो मुझे याद भी नहीं है, उस समय में फिल्में देखने का आनंद लेता था, एंजॉय करता था मूवी देखने को, लेकिन अब बिज़ी होने की वजह से मेरे पास आराम करने का भी समय नहीं है। सेकंड एग्जांपल है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ टी इन द डिम एंड डिस्टेंट पास्ट। वह बहुत पहले चाय का शौकीन था। मतलब बहुत समय पहले या बहुत पुराने समय में चाय पीने का शौकीन था, लेकिन अब वो चाय पीने का शौकीन नहीं है। नेक्स्ट फ्रेज है, बी अ फार क्राई फ्रॉम। इसका मतलब होता है एकदम अलग या बिल्कुल अलग, पूरी तरह से भिन्न, मतलब कि पूरी तरह से अलग, या किसी चीज़ के विपरीत। मतलब दो चीज़ें वो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी हैं या बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। दिस फ्रेज इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स। मतलब इस फ्रेज का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से बिल्कुल अलग होती है। सिनोनिम वर्ड्स होते हैं इसके, कॉन्ट्रेरी टू, ओवर अगेंस्ट, एट वेरिएंस विद, बी लाइक ऑयल एंड वाटर, स्टैंड आउट इन अ क्राउड। ये सभी फ्रेजेस हैं जिनका मतलब होता है एकदम अलग या पूरी तरह से भिन्न या विपरीत। एग्जाम्पल्स हैं इसके, दिस फ्लैट इज़ अ फार क्राई फ्रॉम द हाउस इन विच वी लिव्ड बिफोर। यह फ्लैट उस घर से बहुत अलग है जिसमें हम पहले रहते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द हीट, डस्ट एंड पॉल्यूशन ऑफ सिटीज़ इज़ अ फार क्राई फ्रॉम द ग्रीन, कूल एंड काम एटमॉस्फेयर ऑफ विलेजेस। शहरों की गर्मी, धूल और प्रदूषण गांव के हरे, ठंडे और शांत वातावरण से बहुत अलग है या बिल्कुल विपरीत है। नेक्स्ट फ्रेज है, बी अंडर अ क्लाउड। इसका मतलब होता है कलंकित होकर, अपमानित होकर, अनादर में, उपेक्षित होकर, तिरस्कार की स्थिति में, तिरस्कृत होकर, शर्मनाक स्थिति में या शक के घेरे में। If something is under a cloud means people have a poor opinion of them because of something bad they have done or people think it so। अगर हम किसी के लिए ये यूज़ करते हैं कि वो अंडर अ क्लाउड है, या किसी के लिए हम बी अंडर अ क्लाउड फ्रेज का यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि लोग उसके बारे में बुरी राय रखते हैं। मतलब कि उसके बारे में लोगों की बहुत बुरी राय है क्योंकि उसने कुछ गलत किया होता है, या लोग ऐसा सोचते हैं कि उसने गलत किया है, इसलिए उसके बारे में ख़राब ओपिनियन रखते हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके, बी अंडर सस्पिशन, बी इन डॉग हाउस, स्मियर कैंपेन, आउट ऑफ फेवर, इन डिसग्रेस। ये सभी फ्रेजेस बी अंडर अ क्लाउड फ्रेज के सिनोनिम्स हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, रीसेंट corruption charges on a police officer have made every honest government official under a cloud। मतलब एक पुलिस अधिकारी पर हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों ने हर ईमानदार सरकारी अधिकारी को तिरस्कार की स्थिति में ला दिया है, या अपमानित होने की स्थिति में ला दिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि शक के घेरे में ला दिया है। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी लेफ्ट हर जॉब अंडर अ क्लाउड बिकॉज शी हैड बीन अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग। उसने अपनी नौकरी अपमानित होकर छोड़ दी क्योंकि उस पर चोरी का आरोप लगाया गया था। या फिर उसने अपनी नौकरी उपेक्षित होकर या तिरस्कार उसका जो हुआ था उस वजह से छोड़ दी क्योंकि उस पर चोरी का आरोप लगाया गया था। नेक्स्ट फ्रेज है, एन एलिफेंट इन द रूम। एन एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है एक ऐसी समस्या जो सबको पता होती है लेकिन उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है, या कोई ऐसा इशू जो सभी को पता है, सभी उसके बारे में जानते हैं, लेकिन कोई भी उसके बारे में ना तो बात करना चाहता है, ना एक दूसरे के साथ उसको डिस्कस करना चाहता है। दिस एक्सप्रेशन इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सीरियस प्रॉब्लम दैट एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ बट नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट। मतलब ये एक्सप्रेशन उस प्रॉब्लम को, उस सीरियस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। इस फ्रेज़ का हम
जिसके बारे में सबको पता होता है लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके गोरिल्ला इन द रूम, एन एलिफेंट इन द लिविंग रूम, टैबू सब्जेक्ट, अवॉइडेड प्रॉब्लम, बुल इन अ चाइना शॉप और बिटर पिल। एग्जाम्पल्स हैं इसके डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन इन अवर कंट्री इज़ एन एलिफेंट इन द रूम। मतलब हमारे देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ घरेलू हिंसा एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में सबको पता होता है लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही इज़ 35 ईयर्स ओल्ड बट स्टिल अनएम्प्लॉयड, दिस इज़ एन एलिफेंट इन द रूम इन हिज फैमिली। वह 35 साल का है लेकिन अभी भी बेरोजगार है। यह उसके परिवार में एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। मतलब पता तो सभी को है कि वो 35 ईयर्स ओल्ड का है और अभी भी बेरोजगार है, लेकिन उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है। अगला फ्रेज है हमारी लिस्ट में टीटर ऑन द एज और टीटर ऑन द ब्रिंक। इस फ्रेज का मतलब होता है समस्या के करीब होना, खतरनाक स्थिति के कगार पर होना या मुसीबत के नज़दीक होना। दिस फ्रेज इज यूज्ड when something is in a situation in which something bad is very likely to happen। इस फ्रेज का यूज़ हम उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं जिसमें कुछ बुरा होना बहुत ही संभावना होती है कि कुछ बुरा होगा या बुरा होने ही वाला होता है। सिनोनिम वर्ड्स होते हैं इसके एट द एज ऑफ क्लिफ, एट स्टेक, एट रिस्क, स्केटिंग ऑन थिन आइस, ऑन द लाइन और इन जेपर्डी। एग्जाम्पल्स हैं इसके द ऑर्गेनाइजेशन इज टीटरिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी, संगठन दिवालिया होने के कगार पर है। सेकेंड एग्जाम्पल है ड्यूरिंग लॉकडाउन द कंट्री वॉज टीटरिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ अ मैसिव फाइनेंशियल क्राइसिस। लॉकडाउन के दौरान देश भारी वित्तीय संकट के कगार पर था। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ न्यूज़पेपर में आने वाले फ्रेजेस, ईडियम्स या एक्सप्रेशंस शेयर किए हैं, आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। साथ ही इन सभी फ्रेजेस के सिनोनिम फ्रेजेस भी आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी मिलती हूँ एक नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ।